हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है दीपक नेगी क्लासेस। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में और उसके अंदर आने वाले दोनों लॉज के बारे में। एक लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आज हम पढ़ेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले हमने दो लॉ जो पढ़े थे अभी रिसेंटली पिछले लेक्चर में, उसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है वो देता है डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से एक हमको मैटर के बारे में और मैटर के अंदर जो एटम है उसके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मिला था और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू था उस समय के साइंटिस्टों के लिए जो उस समय एटम के बारे में स्टडी कर रहे थे। ठीक है, जॉन डाल्टन का सबसे पहली बात जॉन डाल्टन की, इन्होंने नेचर ऑफ मैटर के बारे में बताया था। जो जॉन डाल्टन थे, क्या बताया था उन्होंने? नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर कैसा होता है। और दूसरा इन्होंने बताया था इनका जो लॉ था, इनकी जो थ्योरी थी बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर इनकी बेस थी थ्योरी और इन्होंने एक्सप्लेन किया था दोनों नियमों को। एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेन, या ऐसे लिख देंगे हम, ये जो थ्योरी थी इस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये दोनों जितने भी हमारे थ्योरी थी, इस थ्योरी ने हमको दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से बताया, दोनों लॉस के बारे में अच्छे से बताया। जो पहला लॉ था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में। इसके बाद इस थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे वो क्या हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसके बारे में स्टार्ट करते हैं पढ़ना डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो पहला जो थ्योरी का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। जितने भी मैटर है वो किससे बने होते हैं? एटम से। ये हमने कल भी पढ़ा था, पर इन्होंने थ्योरी का पहला पॉइंट इसी को रखा। और एटम के बारे में क्या बताया था मैंने? एटम का मतलब होता है इनडिविजिबल। एटम का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है इनडिविजिबल। सेकंड पॉइंट इनका आता है एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डेस्ट्रॉयड। एटम ना तो बनता है ना वो डेस्ट्रॉय होता है, वो कंजर्व नेचर का होता है। मतलब वो हमेशा एक कांस्टेंट मात्रा में ही पाया जाता है, वो बन नहीं सकता, वो केवल चेंज हो सकता है लेकिन वो कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, ना ही वो डेस्ट्रॉय हो सकता है एटम। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में। तीसरा पॉइंट, गिवन एलिमेंट, सेम एलिमेंट्स हैव एटम्स ऑफ आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट के पास जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी भी सेम होती है। तो अगर हम दो एटम लें ऑक्सीजन के या किसी भी चीज के, मैंने कहा हाइड्रोजन के एटम है और मेरे पास हीलियम का एटम है, सॉरी हाइड्रोजन का एक एटम है और हाइड्रोजन का दूसरा एटम है। अब ये क्योंकि दोनों एटम एक ही चीज के हैं, किसके? हाइड्रोजन एलिमेंट के, तो दोनों क्या होंगे? सेम। लेकिन
आप सब में से कुछ लोग जानते होंगे कि ये बाद में गलत प्रूफ हो गया था, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि सेम एलिमेंट के एटम भी सेम हो। भले ही एलिमेंट किससे मिलके बनते हैं, भले ही एलिमेंट मिलके बनते हैं एटम से, लेकिन सेम एलिमेंट के एटम सेम नहीं हो सकते, ऐसा जरूरी नहीं है। मतलब इसके लिए हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे भी थोड़ी देर बाद, मैं ड्रॉबैक बताऊंगा, उसमें हम इस बात को दोबारा से समझेंगे। फोर्थ, इसका उल्टा, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर दो एलिमेंट अलग अलग हैं तो उनके एटम भी क्या होंगे, अलग। किसने बताई थी बात, ये बात भी डाल्टन ने बताई थी, लेकिन बाद में ये भी गलत हो गया था। दो अलग एलिमेंट के एटम सेम हो सकते हैं, उनमें कुछ प्रॉपर्टी सेम हो सकती है, और दो सेम एलिमेंट के एटम भी क्या हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, एटम्स कंबाइन इन रेशियो, एटम्स combine in ratio of smallest whole number to form compound। इसका मतलब हुआ कि अगर हमने H2O लिखा है, आपने CO2 सुना होगा, आपने और भी सुने होंगे CaCO3 सुना होगा, किसी में भी जो एटम का नंबर है वो 1 2 3 4 5 6 इस टाइप के सीक्वेंस में, मतलब होल नंबर में, कहीं पर भी ये पॉइंटों में नहीं होता। जैसे H को हम बोल देंगे H, हम ऐसे नहीं लिख सकते कभी भी H 1.5 और O 0.5, ये गलत है। डेसिमल में कभी भी एटम नहीं हो सकते, फ्रैक्शन में एटम कभी नहीं हो सकते, एटम के नंबर हमेशा कैसा होगा, होल नंबर में होगा, तभी वो कंपाउंड बनाएंगे। और सिक्स्थ सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर and kind of atom are constant in compound। किसी भी कंपाउंड में एटम के नंबर और उनका काइंड सेम होता है। H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होगा, CO2 में 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन होंगे। किसी भी कंपाउंड में उनके जो एटम हैं उनकी संख्या सेम होगी, उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और वो सेम ही काइंड के होंगे। मतलब हाइड्रोजन में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही है H2O में, वो बदलेंगे नहीं कभी भी। ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स थे जो दिए थे किन्होंने, जॉन डाल्टन ने। क्या क्या दिया था, पहला पॉइंट उन्होंने बोला हर चीज, हर मैटर किसका बना होता है, एटम का। दूसरी बात उन्होंने बोली थी एटम्स को ना हम बना सकते हैं, ना वो क्रिएट होते हैं, ना वो डिस्ट्रॉय होते हैं इन केमिकल रिएक्शन में एटम्स कांस्टेंट रहेंगे, उनके नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। और क्यों रहेंगे, क्योंकि हम अभी पढ़ेंगे 10th क्लास का पहला चैप्टर पढ़ेंगे कि इसलिए होगा क्योंकि वहां पर हम बैलेंसिंग करते हैं। अब बैलेंसिंग इसलिए की जाती है ताकि ये जो कांस्टेंट नंबर है इसको बरकरार रखा जा सके। रिएक्टर में प्रोडक्ट के साइड के नंबर हमेशा बराबर होने चाहिए, एटम्स के नंबर। सम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल एटम्स, दो एलिमेंट अगर सेम है, हाइड्रोजन, तो उनके जो एटम होंगे वो भी सेम होंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी डिट्टो सेम होगी, जो बाद में गलत हो गया था, लेकिन ये बात इन्होंने बोली थी। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि जो डिफरेंट एटम होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटम भी क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ये बात भी उनकी गलत प्रूफ हो गई थी, पर क्योंकि ये बहुत ही पुरानी एक थ्योरी है, उस समय ये सब बताना एक अपने आप में बहुत ही बड़ा काम था, इसीलिए इनकी थ्योरी को इतना इंपॉर्टेंस दी जाती है, और है भी इंपॉर्टेंट। एटम्स कंबाइन रेशियो ऑफ द स्मॉलेस्ट होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर, मतलब मैंने कहा ना H2O, हाइड्रोजन 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, एटम 5 हो सकते हैं, 3.5, 4.5, 4.3, 4/3, ऐसा कुछ नहीं होता। वो हमेशा एक होल नंबर में पाए जाते हैं। ठीक।
और नेक्स्ट, नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में नंबर, कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 फिक्स होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ये थे हमारे डाल्टन की थ्योरी के 6 पॉइंट्स। अब 2 इन-टेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। पहला इन-टेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज द रिजल्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉइंट किसके ऊपर है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और दूसरा क्वेश्चन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। मतलब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के 6 पॉइंट्स अभी हमने पढ़े, उनमें से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के रिजल्ट की वजह से बने हैं, और कौन सा ऐसा है जो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन को वेरीफाई करता है। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम है। जो 6 पॉइंट पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था हमने? 6 पॉइंट। हमने 6 पॉइंट पढ़ा था कि नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में नंबर और काइंड ऑफ एटम सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ठीक है, और यही आंसर है दोनों क्वेश्चन का कि कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, और जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पॉइंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को वेरीफाई करता है? तो वो है नंबर एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में नंबर सेम होगा, नंबर सेम होगा तो उसका मास सेम होगा, काइंड सेम होगा तो मास सेम होगा, तो ये भी वेरीफाई। और जब एटम सेम है, उनके नंबर भी सेम है, तो प्रोपोर्शन में भी होगा वो बाय मास, जो हमने पढ़ा था। ठीक है ना, इस तरीके से हम देखेंगे दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम है।